हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए यूपीएससी सी सेट यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। हम लोग यहां पर सी सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इसी क्रम में आपका जो है सी सेट 2020 का पेपर है आज, तो आज इसका जो पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। देखिए आज आपका परिच्छेद 1 है, इसका भी निजी निवेश सामान्यतः चपल है, विदेशी निजी निवेश और भी अधिक चपल है क्योंकि उनके लिए उपलब्ध निवेश विकल्प काफ़ी अधिक हैं, अर्थात समूचा संसार। इसलिए रोजगार देने का दायित्व विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर नहीं छोड़ा जा सकता। सांप्रतिक एफडीआई अंतर्वाह सभी समय और सभी सेक्टरों तथा क्षेत्रों के संदर्भ में चपल होता है, जो उनके अधिकतम प्रतिफल की तलाश का आवश्यक परिणाम है। अस्थिर रोजगार और आय एवं क्षेत्रीय असमानताओं का प्रबलन उसके दुष्परिणाम है। विदेशी निवेश का एक संभावित सकारात्मक परिणाम है नई प्रौद्योगिकी का अंतर्वहन और उसका अनुवर्ती विसरण। तथापि प्रौद्योगिकी विसरण एकदम सुनिश्चित नहीं है क्योंकि विसरण के लिए भारत में भौतिक एवं मानवीय पूंजी की वर्तमान स्थिति अपर्याप्त साबित हो सकती है। देखिए यहाँ पर अगर आप पूरा पैसेज देखेंगे तो उस पैसेज से आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर पूरी तरह से एफडीआई के बारे में नेगेटिव विचार दिए हुए हैं। यानी यहाँ पर एफडीआई का कोई भी पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं बताया गया है, पूरी तरह से नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में यहाँ पर ज़्यादा फोकस दिया गया है। तो पहला प्रश्न है आपका इससे, उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। यानी यहाँ पर आपको देखना है कौन सी पूर्व धारणाएं यहाँ पर वैध हैं। पहला है यहाँ पर, दीर्घकाल में विदेशी निवेश पर भरोसा करना आर्थिक रूप से एक सही नीति नहीं है। सेकंड, ऐसी नीतियों को अपनाया जाना चाहिए जो विदेशी निजी निवेश में चपलता को कम कर सकें। थर्ड है आपका, घरेलू निजी निवेश को सशक्त बनाने वाली नीतियां अपनाई जानी चाहिए। अगला है, निजी निवेश की अपेक्षा सार्वजनिक निवेश को अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए। अगला है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में पर्याप्त सार्वजनिक निवेश किया जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर अगर आप पूरा पैराग्राफ देखें तो पैराग्राफ में कहीं भी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि यहाँ पर हमें दीर्घकाल में जो है निवेश के बारे में क्या करना है क्या नहीं करना है, इस बारे में कोई बात यहाँ पर नहीं बताई गई है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला जो निष्कर्ष है वो सटीक नहीं है, यानी एक तरह से पूर्व धारणा के रूप में नहीं बन रहा है। सेकंड है, ऐसी नीतियों को अपनाया जाना चाहिए जो विदेशी निवेश में जो है चपलता को कम कर सकें। देखिए यहाँ पर बात तो बिल्कुल सही है कि निजी निवेश में चपलता को कम करने की बात की गई है, लेकिन हमने कहीं भी पूरे पैराग्राफ में ये बात नहीं कही गई है कि हमें नई तरह की नीतियां अपनानी चाहिए जिससे कि हमारी जो निजी निवेश पर चपलता है वो कम हो, बल्कि यहाँ पर क्या है, एफडीआई के जो नेगेटिव एस्पेक्ट हैं वो गिनाए गए हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला भी नहीं होगा। थर्ड है, घरेलू निजी निवेश को सशक्त बनाने वाली नीतियां अपनाई जानी चाहिए। देखिए जिस तरह से इस पैराग्राफ में एफडीआई के बारे में नकारात्मक बातें कही गई हैं, तो इससे एक बात तो स्पष्ट हो रही है कि कहीं ना कहीं जो राइटर महोदय हैं वो आपको या सरकार को सचेत कर रहे हैं कि आपको पूरी तरह से एफडीआई पर निर्भर नहीं रहना है। एफडीआई के ये नेगेटिव दुष्परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला जो है ये निष्कर्ष सही हो जाएगा। चौथा है, निजी निवेश की अपेक्षा सार्वजनिक निवेश को अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए। देखिए कहीं भी पैराग्राफ में ये बात नहीं कही गई है कि हमें पब्लिक सेक्टर का जो निवेश है, सार्वजनिक निवेश है, इसको बढ़ावा देना चाहिए। ये बात यहाँ पर आपके पैराग्राफ में नहीं कही गई है। पांचवा है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में पर्याप्त सार्वजनिक निवेश किया जाना चाहिए। शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में भी यहाँ पर कोई जिक्र नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आपकी केवल और केवल तीसरी वाली पूर्व धारणा बनाई जा सकती है। तो आंसर होगा आपका डी, केवल थर्ड। अगला परिच्छेद है अब आपका, प्रतिवर्ष जून से सितंबर के 4 महीनों के दौरान होने वाले मानसूनी प्रभावों के अत्यधिक विषम, ऋतुनिष्ठ एवं स्थानिक वितरण के उपयोग के कई अवसरों को खोया जा चुका है। चूंकि इन कुछ महीनों में ही अधिकांश वृष्टि यानी कि वर्षा होती है एवं परिणामतः स्वच्छ जल उपलब्ध होता है, जलाशयों में वर्षा के जल के संचयन की आवश्यकता और बाद में वर्ष भर उपयोग हेतु छोड़ना एक ऐसी अनिवार्यता है जिसकी कोई उपेक्षा नहीं कर सकता। जलवायु परिवर्तन मौसम की स्थितियों को सदा प्रभावित करता रहेगा और जल की अल्पता तथा इसके आधिक्य को उत्पन्न करेगा। देखिए ध्यान देना, यहाँ पर लिखा हुआ है जल की अल्पता और इसके आधिक्य को उत्पन्न करेगा। जहाँ लाखों लोग सूखे एवं बाढ़ से पीड़ित होते हैं, वहीं देश की कई नदियों में पानी अप्रयुक्त बहता रहता है और प्रत्येक वर्ष समुद्र में बह जाता है।
देखिए यहाँ पर पैराग्राफ की जो अंतिम लाइन है उसमें ये बात संकेत दिया गया है कि एक और तो कहीं हमारी जो नदियां हैं, भारत की नदियां हैं, उनमें सूखा रहता है और कुछ नदियां ऐसी भी हैं जिनमें बाढ़ आ जाती है। ये यहाँ पर इशारा किया गया है। सेकंड प्रश्न है अब आपका इससे, उपरोक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भारत की दृष्टि से सर्वाधिक तर्कसंगत एवं व्यावहारिक निहितार्थ हो सकता है? आपको नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। पहला है यहाँ पर, नदियों के अंतः संबंधन को प्रारंभ किया जाना चाहिए। सेकंड, जल के यथोचित वितरण के लिए पूरे देश में बांधों एवं नहरों के नेटवर्क का निर्माण किया जाना चाहिए। अगला है, कृषकों को बोरवेल की खुदाई के लिए सुलभ ऋण दिया जाना चाहिए। चौथा है, कृषि में जल के प्रयोग को कानूनी रूप से नियंत्रित किया जाना चाहिए। पांचवा है, केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में नदियों के जल के वितरण को नियंत्रित किया जाना चाहिए। देखिए अगर आप देखेंगे तो आपके पूरे पैराग्राफ में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि केंद्र सरकार जो है ये जल के वितरण को नियंत्रित करे, ये बात आपके पैराग्राफ में नहीं बोली गई है। इसी प्रकार से चौथे वाला जो पैराग्राफ कहा गया है ये भी बात आपके पैराग्राफ में नहीं बोली गई है कि यहाँ पर कृषि में जल के प्रयोग को कानूनी रूप से नियंत्रित किया जाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है। ना ही यहाँ पर बोरवेल के बारे में बोला गया है। पहला दूसरा जो है ये ज़्यादा सटीक है, उसका रीजन मैं आपको दे देता हूँ। देखिए यहाँ पर इशारा कर दिया गया है कि एक और तो जल की अल्पता का इशारा किया गया है और वहीं आधिक्य का इशारा किया गया है। ये बताया गया है कि हमारे देश में कुछ नदियाँ हैं जिनमें सूखा आ जाता है और वहीं कुछ नदियाँ ऐसी हैं जिनमें बाढ़ आ जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कहीं ना कहीं यहाँ पर नदियों के अंतः संबंधन को प्रारंभ करने के लिए यहाँ पर इशारा किया जा रहा है। सेकंड वाला यहाँ बिल्कुल सही है कि हमें क्या करना है, हमें जो नदियाँ मान लीजिए जिनमें बाढ़ आ जाती है या फिर जो नदियाँ जो सूखी हुई हैं, अगर हम बांध और नहरों के नेटवर्क का निर्माण कर दें तो कहीं ना कहीं जल का यथोचित वितरण कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला दूसरा कथन ज़्यादा सही है, तो आंसर होगा आपका ए, 1 और 2 दोनों। अगला परिच्छेद है, तीसरा वाला परिच्छेद है आपका, जब शिक्षा से मिलने वाले लाभ का उपयोग करने की आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी तभी लोग शिक्षा में निवेश करेंगे। इस प्रत्यक्ष कारण की वजह से आर्थिक स्वतंत्रता के स्तर में वृद्धि के साथ ही शिक्षा से प्राप्त होने वाला लाभ भी बढ़ जाता है। निम्न कर दरों के कारण जब लोगों को शिक्षा के प्रत्येक बढ़ते स्तर से प्राप्त बढ़ी हुई आय के अधिकांश भाग को अपने पास रखने की अनुमति होती है, तब शिक्षा में निवेश एक अच्छी सूझबूझ की बात होती है। दूसरी ओर जब सरकार शिक्षित व्यक्तियों को बढ़ी हुई आय पर और ऊंची दरों पर कर लगाने का निर्णय लेती है तो वह स्वयं को अधिक शिक्षित करने में निवेश करना समझदारी की बात नहीं लगती। प्रोत्साहन उन अभिभावकों पर भी लागू होता है जिन्हें यह निर्णय लेना है कि वे अपने बच्चों की शिक्षा पर निवेश करें या नहीं। अब देखिए तीसरा प्रश्न है अब आपका इससे, उपरोक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सी पूर्व धारणाएं यहाँ पर वैध हैं। पहला है, किसी देश में निम्न कर दर निरपवाद रूप से शिक्षा में अधिक निवेश के लिए परिणत हो जाती है। सेकंड, बच्चों की शिक्षा में निवेश उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। अगला है, आर्थिक स्वतंत्रता का मानव पूंजी निर्माण पर सकारात्मक प्रभाव होता है। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगर किसी देश में निम्न कर दर है तो ये निरपवाद रूप से शिक्षा में अधिक निवेश के लिए यह परिणत हो जाता है, जैसा कि आपके पैराग्राफ में ये बात कही गई है। यहाँ पर ये लाइन मैंने हाईलाइट की हुई है, इसमें ये बात ये स्पष्ट रूप से कही गई है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला जो पूर्व धारणा है बिल्कुल सही है। सेकंड है यहाँ पर कि बच्चों की शिक्षा में निवेश उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। देखिए आर्थिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना ये बच्चों के हाथ में नहीं है, ये सरकार पर डिपेंड करता है, जैसा कि आप पैराग्राफ में देख पा रहे हैं। यानी निम्न कर दर हैं या फिर उच्च कर दरें हैं, ये कौन लगा रहा है, ये सरकार लगा रही है। तो यहाँ पर हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि बच्चों की शिक्षा में निवेश जो है उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला भी गलत हो जाएगा। अगला है, आर्थिक स्वतंत्रता का मानव पूंजी निर्माण पर सकारात्मक प्रभाव होता है। देखिए यहाँ पर पैराग्राफ में कहीं भी आर्थिक स्वतंत्रता का मानव पूंजी निर्माण पर पॉजिटिव इफेक्ट के बारे में नहीं बताया गया है, ना ही ये कहा गया है। देखिए मानव पूंजी कब बनती है, जब मानव के स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर खर्च करके उन्हें जो है उच्च दर्जे का कोई कौशल प्रदान किया जाता है, तो वो मानव पूंजी निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का मानव पूंजी निर्माण करने की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। तो यहाँ पर केवल पहली वाली पूर्व धारणा सही है। आंसर है आपका ए, केवल 1। चौथा परिच्छेद है अब आपका यहाँ पर, जब तक वित्तीय तंत्र स्थापित न हो जाए तब तक हमारे शहरी निकाय संभवतः हमारे शहरों में जलापूर्ति की धारणीय व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कर सकते।
जलापूर्ति के लिए प्राकृतिक स्रोतों से जल संचित करना, उसे पीने योग्य बनाने की अभिक्रिया तथा उपभोक्ताओं तक उसकी आपूर्ति करने के लिए पाइपों के जल वितरण नेटवर्क बिछाने में भारी निवेश की आवश्यकता होती है। उसमें मल प्रबंधन, अधः संरचना एवं मल जल अभिक्रिया संयंत्रों में भी निवेश की आवश्यकता होती है, जिससे मल प्रणाली अपशिष्ट जल को इन संयंत्रों तक ले जा सकें और यह सुनिश्चित किया जा सके कि असंसाधित मल जल प्राकृतिक जल निकायों में बिल्कुल ही नहीं छोड़ा जाए। यदि हमारे शहर इतने समृद्ध होते कि वे पूरी लागत को वहन कर सकते तो जल की निःशुल्क पूर्ति की जा सकती है, लेकिन वे ऐसे नहीं हैं। चौथा प्रश्न है अब आपका इससे, परिच्छेद द्वारा संप्रेषित सर्वाधिक तार्किक और निर्णायक संदेश क्या है? पहला है यहाँ पर, शहरी स्थानीय निकायों को उपभोक्ता शुल्कों के माध्यम से लागत वसूलनी चाहिए। अगला है, शहरी स्थानीय निकाय हमारे शहरों की जल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त रूप से दक्ष नहीं है। अगला है, हमारे शहरों में जल का अभाव एक चिरस्थायी समस्या है जिसका समाधान संभव नहीं है। अगला है, हमारे शहरों में जल संकट की दृष्टि से यह बहुत आवश्यक है कि शहरों में जनसंख्या का एक अधिकतम आकार निर्धारित कर शहरों की जनसंख्या को सीमित किया जाए। देखिए, शहरों की जनसंख्या को सीमित करने का उपाय तो आपके पैराग्राफ में कहीं भी बताया नहीं गया है, तो ये वाला तो होगा ही नहीं। ए वाला ऑप्शन अगर हम उठा लें तो देखिए, ए वाला ऑप्शन भी आपका सही नहीं है। यहाँ पर कहा गया उपभोक्ता शुल्कों के माध्यम से लागत वसूलनी चाहिए, यहाँ पर लागत वसूलने की भी बात यहाँ पर नहीं हो रही है, तो ये आपका ए वाला भी नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर सी वाला ऑप्शन देखें तो बोला गया है हमारे शहरों में जल का अभाव एक चिरस्थायी समस्या है। देखिए, चिरस्थायी समस्या नहीं है, क्योंकि इसके बारे में विकल्प बताया गया है कि कैसे हमें जो यह है ये सीवेज ट्रीटमेंट करके सीवेज वाला जो मल वाला जल है इसको हमें कैसे ट्रीट करना है, कैसे लोगों तक सप्लाई करनी है, ये पूरा उपाय यहाँ पे बताया गया है। लेकिन यहाँ पर ये भी कारण बताया गया, ये भी कहा गया है कि अगर आप ये सारा काम करते हैं तो इसके लिए आपको एक पैसे की आवश्यकता होगी, भारी निवेश की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर ये जल का अभाव एक चिरस्थायी समस्या यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, जिसका समाधान संभव ना हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो सी वाला ऑप्शन भी निकल गया। केवल बी वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है कि शहरी स्थानीय निकाय हमारे शहरों की जल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त रूप से दक्ष नहीं है, जैसा कि इस पैराग्राफ से हमें ये प्रतीत होता है। तो यहाँ पर चौथे में का आंसर होगा आपका बी वाला। पांचवा प्रश्न है अब आपका, उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं, उपयुक्त में से कौन सी पूर्व धारणा वैध है? पहला है, केवल धनी शहर ही जल की धारणीय आपूर्ति को सुनिश्चित कर सकते हैं। सेकंड, शहरों में जल की धारणीय आपूर्ति का अर्थ कुटुंबों को जल की आपूर्ति करने से कहीं अधिक है। देखिए, जैसा कि आप पैराग्राफ ने देखा होगा और समझा होगा, तो यहाँ पर एक शब्द आया है भारी निवेश, यानी इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो धनी शहर हैं वही धारणीय आपूर्ति को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला वाला कथन सही है। सेकंड है, शहरों में जल की जो धारणीय आपूर्ति है इसका अर्थ कुटुंबों को जल की आपूर्ति करने से कहीं अधिक। कुटुंब का मतलब क्या होता है? जो गांव या परिवार या छोटे छोटे समूह होते हैं उनमें पहले जल की जो आपूर्ति होती थी उससे ज़्यादा इसका मतलब है। तो ये बात बिल्कुल सही है। शहरों में जल की आपूर्ति करना कोई इजी टास्क तो है नहीं, एक टफ टास्क है। तो यहाँ पर आपका दोनों ही आपके जो पूर्व धारणा है ये वैध हैं। तो आंसर होगा आपका सी, एक और दो दोनों। अगला परिच्छेद है, पांचवा परिच्छेद है अब आपका, भारत में अभी भी लगभग 50% कामगार कृषि में विनियोजित हैं तथा लगभग 85% खेत छोटे और सीमांत हैं। चीन और वियतनाम की तुलना में जहां तेज गति से संरचनात्मक और ग्रामीण परिवर्तन हुए, भारत की कहानी धीमे परिवर्तन की है। परिणाम स्वरूप भारत में गरीबी हिनास चीन और वियतनाम की तुलना में 1988-2014 के बीच बहुत धीमी गति का था। भारत का गरीबी हिनास 1988-2005 के बीच धीमा था, परंतु 2005 और 2012 के दौरान यह नाटकीय गति से बढ़ा, पूर्व के काल की तुलना में 3 गुना तेज गति से। इस काल में भारत ने क्या किया? शोध से पता चलता है कि सापेक्ष कीमतों का दृश्यलेख बढ़ती वैश्विक कीमतों के परिणाम स्वरूप कृषि के पक्ष में महत्वपूर्ण ढंग से परिवर्तित हुआ है, यानी 50% से भी अधिक। इससे कृषि में निजी निवेश 50% से भी अधिक बढ़ा। परिणाम स्वरूप कृषि जीडीपी की वृद्धि ने 2002-2007 के 2.4% के मुकाबले 2007-12 में 4.1% के स्तर को छुआ। कृषि व्यापार के निवल अधिशेष ने 2013-14 में $25 बिलियन के स्तर को छुआ। वास्तविक कृषि मजदूरी 7% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ी। इन सब के कारण गरीबी में अभूतपूर्व गिरावट आई।
देखिए यहाँ पर ये रीजन दिया हुआ है कि भाई जो एग्रीकल्चर में लोग इन्वॉल्व थे और उनकी जो गरीबी है वो किस तरह से उसमें गिरावट आई है, उसके पीछे क्या क्या कारण थे, वो सारे कारण यहाँ पर बताए गए हैं। तो छठवां प्रश्न है अब आपका इससे, उपरोक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं और यहाँ पर पूछा गया है कौन सी पूर्व धारणा वैध है। पहला है यहाँ पर, जब कृषि जोत मूलतः छोटी और सीमांत हों तब संरचनात्मक और ग्रामीण परिवर्तन असंभव है। अगला है यहाँ पर, अच्छी कीमत प्रोत्साहन कृषि में निवेश को प्रेरित कर सकती है। थर्ड है, भारत के लिए उच्च मूल्य के कृषि उत्पादों जैसे कि पशुधन और बागवानी के लिए मूल्य श्रृंखलाओं को बनाने की आवश्यकता है। अगला है, कृषि माल की उच्च वैश्विक कीमतें भारत के गरीबी विनाश के लिए आवश्यक हैं। देखिए अगर आप पैराग्राफ को देखेंगे तो यहाँ पर जो ये बात बोली गई है कि कृषि ज्योति अगर मूलतः छोटी हो या सीमांत हो तो हमारे में ग्रामीण परिवर्तन असंभव है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि ये पहला वाला कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। आपने पैराग्राफ में जो रीजन देखा है कि भाई क्यों सुधार आया, क्यों हमारे यहाँ जो गरीबी है इसमें गिरावट आई है, उसका जो रीजन दिया हुआ है, इसके पीछे जो वैश्विक जो कीमतें हैं यानी सापेक्ष कीमतों का दृश्यलेख बताया गया है, उन सबको आपने एनालाइज किया है तो उससे आपको ये बात निकल कर आई है कि अच्छी कीमत प्रोत्साहन कृषि में निवेश को प्रेरित कर सकती है। तो यहाँ पर सेकेंड वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर किसी प्रकार की वैल्यू चेन बनाने की बात नहीं की गई है, ना ही यहाँ पर उच्च मूल्य के कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने की बात की गई है, तो थर्ड वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। चौथा है आपका, कृषि माल की उच्च वैश्विक कीमतें भारत के गरीबी विनाश के लिए आवश्यक हैं। जिस तरह का ये आंकड़ा दिया हुआ है उससे आप देख पा रहे हैं कि जो ग्लोबल कीमतें हैं, वैश्विक कीमतें हैं, ये भी कहीं ना कहीं हमारे भारत में गरीबी विनाश के लिए आवश्यक हैं। तो यहाँ पर आपका चौथा वाला कथन भी सही है। यहाँ पर आपका दूसरा और चौथा कथन सही है, तो आंसर होगा आपका बी, 2 और 4। सातवां प्रश्न है अब आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिच्छेद के क्रांतिक संदेश का सर्वोत्तम प्रेषण करता है। पहला है, निकट भविष्य में भारत की गरीबी कम करने के लिए बड़े पैमाने पर कृषितर ग्रामीण रोजगार सृजित करना चाहिए। सेकंड, भारत को बड़े पैमाने पर कृषक उत्पाद कंपनियां सृजित करनी चाहिए। अगला है, कृषि में लोक निवेश की तुलना में निजी निवेश को प्राथमिकता देनी चाहिए। अगला है, निकट भविष्य में गरीबी कम करने के लिए समावेशी कृषि विकास मुख्य समाधान है। देखिए हमेशा आप एक बात ध्यान रखना, जहाँ कहीं भी समावेशी शब्द आ जाए तो चांस पूरे ये रहते हैं 70 से 80% कि वो सही ऑप्शन होगा, क्योंकि समावेशी का मतलब क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी जिसमें कुछ पब्लिक भी आ जाए और कुछ प्राइवेट सेक्टर का भी हाथ हो और इसके अलावा लोग अपने अपने स्तर से भी प्रयास करें, तो वो समावेशी विकास बोला जाता है। तो वास्तविकता यही है कि समावेशी कृषि विकास यहाँ पर मुख्य समाधान है गरीबी कम करने के लिए। तो 7वें का आंसर होगा यहाँ पर डी वाला। अब देखिए अगला परिच्छेद है, 6वां परिच्छेद है आपका, भारत में पिछले दशक अथवा उसके आसपास श्रमिक कृषि से हट रहे हैं, परंतु वे केवल निर्माण तथा गैर पंजीकृत विनिर्माण में, जो कि स्पष्ट है बेहतर रोजगार अवसर नहीं है, इसमें जा रहे हैं। सेवाएं, जहां श्रम की प्रवृत्ति अधिक उत्पादनकारी होती है, अतिरिक्त रोजगार अवसर उत्पन्न नहीं कर रही हैं, जिनकी देश को आवश्यकता है। भारत को अगले दशक में लगभग 24 मिलियन नौकरियों की आवश्यकता होगी। नया सेक्टर ई व्यापार रोजगार के अंतर को अधिक से अधिक आधा ही भर पाएगा। केवल वे सेक्टर जो घरेलू मांग को बढ़ावा देते हैं, जैसे स्वास्थ्य तथा शिक्षा, शेष आधे भाग को सुगमतापूर्वक भर सकते हैं। 8वां प्रश्न है अब आपका इससे, परिच्छेद में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण निहितार्थ है। पहला है यहाँ पर, ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में श्रमिकों का प्रवासन कम करने के लिए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। देखिए ये पूरा पैराग्राफ आपके कहीं भी यहाँ पर जो आपका माइग्रेशन हो रहा है यहाँ पर, यानी कि जो ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में श्रमिक प्रवासन कर रहे हैं, इसको रोकने के बारे में नहीं है, तो यहाँ पर पहला वाला गलत हो जाएगा। सेकंड है, निर्माण तथा गैर पंजीकृत विनिर्माण में कार्य करने की स्थितियों में सुधार लाना चाहिए। यहाँ पर कार्य की स्थितियों में सुधार की भी बात नहीं हो रही है। अगला है, सेवा सेक्टर बेरोजगारी की समस्या को कम करता रहा है। हाँ, करता रहा है, लेकिन ये वर्तमान में ये भी कारगर नहीं है, जैसा कि आपके पैराग्राफ में ये बात लिखी हुई है। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन भी निकल गया। बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए सामाजिक क्षेत्र में खर्च का बढ़ना आवश्यक है। ये बिल्कुल सही बात है। जो परिच्छेद है इसकी जो अंतिम 2 पंक्तियां हैं, केवल वे सेक्टर जो घरेलू मांग को बढ़ावा देते हैं, जैसे स्वास्थ्य तथा शिक्षा, शेष आधे भाग को सुगमतापूर्वक भर सकते हैं।
यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सामाजिक क्षेत्र जिनमें आपका स्वास्थ्य शिक्षा आ जाती है, इस पर खर्च बढ़ना आवश्यक है, ये बात यहाँ पर मानी गई है। तो यहाँ पर आपका डी वाला कथन आपका सही है, तो आंसर होगा आपका डी। अगला परिच्छेद है, 7वां परिच्छेद है अब आपका, भारत में निजता के अधिकार पर वर्तमान फोकस डिजिटल युग की कुछ नवीन वास्तविकताओं पर आधारित है। कोई भी अधिकार वास्तविक अधिकार तभी होता है यदि वह सभी स्थितियों में प्रभावी हो और सभी के लिए हो। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति का अपने शोषण के विरुद्ध सुरक्षा की वास्तविक उपलब्धता के बिना स्वतंत्र व्यक्ति का अधिकार अर्थहीन है, जो कि यह सुनिश्चित करे कि उसके इस अधिकार को गैर सरकारी शक्ति के प्रयोग से निष्फल न किया जा सके। इसलिए राज्य की भूमिका आधिकारिक स्वतंत्र अभिव्यक्ति में रुकावट पैदा करने से बचना मात्र ही नहीं, अपितु यह भी सक्रिय रूप से सुनिश्चित करना है कि गैर सरकारी पक्षकार इसको अवरुद्ध करने में सक्षम न हो। 9वां प्रश्न है अब आपका, इससे उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। यहाँ पर पूछा गया है कौन सी पूर्व धारणाएं वैध हैं। पहला है यहाँ पर, डिजिटल समाज में राज्य के पास ऐसी संस्थाएं होनी चाहिए जो इसकी समुचित भूमिका को सुनिश्चित कर सकें। सेकंड, राज्य को सुनिश्चित करना चाहिए कि गैर सरकारी पक्षकार नागरिकों की निजता के अधिकार का हनन न करें। अगला है, डिजिटल अर्थव्यवस्था नागरिकों की निजता का हनन न करने के विचार से सुसंगत नहीं है। देखिए यहाँ पर आप अगर परिच्छेद को देखेंगे तो इसका मुख्य फोकस जो है निजता का अधिकार और इसके संरक्षण में राज्य की भूमिका पर है, जिसकी व्याख्या यहाँ पर एक स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार की समरूपता वाले एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, यानी पहली वाली जो पूर्व धारणा है ये यहाँ पर वैध नहीं होगी। यहाँ पर बोला गया है कि डिजिटल समाज में राज्य के पास ऐसी संस्थाएं होनी चाहिए जो इसकी समुचित भूमिका को सुनिश्चित कर सकें, ये बिल्कुल नहीं है। सेकंड वाला यहाँ पर अगर आप देखें कि राज्य को सुनिश्चित करना चाहिए कि गैर सरकारी पक्षकार नागरिकों की निजता के अधिकार का हनन ना करें, ये दायित्व यहाँ पर सौंपा गया है। आप पैराग्राफ में ये बात देख रहे हैं, ये वाला पैराग्राफ आप देख पा रहे हैं, तो इसमें ये बात यहाँ पर बोली गई है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला सही है। थर्ड है आपका, डिजिटल अर्थव्यवस्था नागरिकों की निजता का हनन न करने के विचार से सुसंगत नहीं है। देखिए थर्ड वाला भी गलत है। परिच्छेद डिजिटल युग में निजता के अधिकार और इसके संरक्षण में राज्य की भूमिका पर बात करता है, तो यहाँ पर ऐसे में आपका ये तीसरा वाला ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा, केवल सेकंड वाला कथन सही है। तो आंसर है आपका बी, केवल सेकंड, यानी आंसर है आपका डी वाला, केवल सेकंड। अगला परिच्छेद है आपका 8वां परिच्छेद है। यहाँ पर जल के साथ एक सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यह नदियों एवं अन्य आर्द्र भूमियों से आता है, इसके बावजूद उसे उनसे पृथक माना जाता है। यद्यपि जल का प्रयोग एक संसाधन या वस्तु के रूप में किया जाता है, लोक नीति सदैव यह नहीं समझ पाती कि यह प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का एक हिस्सा है। अतएव जल प्रणाली निर्माण के प्रयास जल की आपूर्ति में अभिवृद्धि के प्रयास हैं, न कि पारिस्थितिकी प्रणाली की क्षमताओं को मजबूत बनाने के। 10वां प्रश्न है अब आपका, इससे उपर्युक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकाला जा सकता है। पहला है यहाँ पर, रामसर समझौते के अंतर्गत नदियों एवं अन्य आर्द्र भूमियों को संरक्षित किया जाना चाहिए। देखिए मैंने आपको पहले भी बात ये बताई है कि जो चीज़ पैराग्राफ में नहीं होती है हम उसको सही नहीं मानते हैं। तो रामसर कन्वेंशन की तो बात यहाँ हो ही नहीं रही है, तो पहला वाला ऑप्शन तो अपने आप निकल गया। सेकंड है आपका, जल प्रणालियों के निर्माण का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए और आगे अभिवर्धित किया जाना चाहिए। अगला है, आर्द्र भूमियों को जल के मुक्त स्रोत के रूप में कहीं अधिक प्रबलित करना चाहिए। अगला है, जल की आपूर्ति निःशुल्क नहीं होनी चाहिए ताकि इसके दुरुपयोग और अत्युपयोग को रोका जा सके। देखिए डी वाला ऑप्शन भी आपका निकल गया। डी वाले में भी यहाँ पर आपूर्ति के निःशुल्क न करने की बात यहाँ पर नहीं कही गई है, ना ही यहाँ पर इस पर कोई चार्ज लगाने की बात हो रही है इसमें, तो डी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो आपका सी वाला निष्कर्ष सही निकल रहा है। यहाँ पर परिच्छेद की जो अंतिम पंक्ति है, यहाँ पर इस पंक्ति से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हमें न केवल जल आपूर्ति में अभिवृद्धि बल्कि पारिस्थितिकी प्रणाली की क्षमताओं को मजबूत बनाने पर भी फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका सी वाला यहाँ पर कथन ज़्यादा सही हो जाएगा, बी वाला भी गलत हो जाएगा, यानी कि आर्द्र भूमियों को जल के मुक्त स्रोत के रूप में कहीं अधिक प्रबलित करना चाहिए। 9वां परिच्छेद है अब आपका, हमारे निवेश निर्णयों में से
सबसे महत्वपूर्ण होता है संपत्ति का विनिधान। और दुख की बात है कि हम में से अधिकांश इस निर्णय को उतना महत्व नहीं देते जितना वांछित है। हम अपने भविष्य की पूर्वानुमेयता तलाशने के लिए अडिग हैं। हमारी सोच जोखिम भरी संपत्तियों में निवेश के लिए अत्यधिक चपल एवं मूल्य क्षयण के प्रति अभिमुखित है। हम निवेश के अस्थिर प्रतिबल एवं नियंत्रण लोभ को भी पसंद नहीं करते। हम सोचते हैं कि हमारे धन का निष्क्रिय अनुत्पादक रहना बेहतर है, पर वह सुरक्षित रहे। परंतु ऐसी कोई संपत्ति नहीं है जो जोखिम मुक्त हो। हम अपने रोजगार खो सकते हैं, हमारे घर अपना मूल्य खो सकते हैं, हमारे बैंक दिवालिये हो सकते हैं, हमारे बॉन्ड भुगतान से चूक सकते हैं, सरकार गिर सकती है और हमारे मन मुताबिक चुनी हुई कंपनियों का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। पर हम यह मानकर जीवन नहीं जी सकते कि ये सभी चरम घटनाएं और वो भी सभी एक साथ घटित होने के लिए तैयार बैठी हैं। हम जानते हैं कि जोखिम के ये सभी चरम स्वरूप एक साथ प्रकट नहीं होंगे। 11वां प्रश्न है आपका, निम्न कथनों में से कौन सा एक परिच्छेद के लेखक द्वारा दी गई सलाह को श्रेष्ठ रूप से निहित करता है? पहला है, अपने धन को विभिन्न प्रकार की संपत्तियों में इस प्रकार बांटें कि आपका जोखिम न्यूनीकृत हो सके। सेकंड, यदि आप धन कमाना चाहते हैं तो जोखिम उठाने वाला व्यवहार आपके व्यक्तित्व का एक आवश्यक घटक होना चाहिए। थर्ड है, निवेश करते समय एक ऐसे भरोसेमंद संपत्ति प्रबंधन संगठन या संस्था को खोजिए जो आपके लिए आपके धन का ठीक प्रबंधन कर सके। अगला है, आपको जानना चाहिए कि आपके धन का निवेश एक जोखिम भरा व्यवसाय है। देखिए यहाँ पर अगर आप परिच्छेद की जो प्रथम पंक्ति है और इसमें अगर आप देखें तो लेखक संपत्ति के विनिधान इसके महत्व पर जोर देता है और परिच्छेद की जो अंतिम पंक्ति है तो यहाँ पर ये संपत्ति के विनिधान के पक्ष में ही यहाँ पर इसने तर्क दिया है। ये वाला जो तर्क दिया है इसके पक्ष में ही दिया है। तो ये यहाँ पर लेखक बताना क्या चाह रहा है? ये बताना चाह रहा है कि भाई कि आप अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी निवेश है, वो केवल किसी एक संपत्ति में ना करें। यानी इस प्रकार से इसको बांट दें कि आपका जोखिम जो है वो न्यूनीकृत हो जाए, कम से कम हो जाए। तो यहाँ पर आपका 11वें का पहला वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। तो आंसर है आपका 11वें का ए वाला। अब आपका 10वां परिच्छेद है, यद्यपि आजकल उगाई जाने वाली अधिकतर आनुवांशिकता रूपांतरित यानी जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें एकल लक्षण के लिए आनुवांशिकता अभिरचित हैं। भविष्य में फसलों का एक से अधिक लक्षणों के लिए आनुवांशिकता अभिरचित होना सामान्य मानक होगा। अतः कृषि में जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका और उनके नियमन को अकेले जीएम फसलों की वर्तमान पीढ़ी के प्रसंग में नहीं समझा जा सकता, बल्कि विभिन्न पहलुओं को जिनमें सामाजिक आर्थिक प्रभाव सम्मिलित हैं ध्यान में रखते हुए एक व्यापक अवलोकन की आवश्यकता है, ताकि नकारात्मक प्रभावों को न्यूनीकृत करते हुए प्रौद्योगिकी की क्षमता का उपयोग किया जा सके। उन किस्मों के विकास में जो जलवायु परिवर्तन के प्रशमन और अनुकूल में मददगार हैं। जैव प्रौद्योगिकी के महत्व के आलोक में जलवायु परिवर्तन की कार्य योजना के एक अंश के रूप में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग न करना एक विकल्प नहीं हो सकता। जैव प्रौद्योगिकी के घरेलू नियमन को व्यापार नीति और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियों तथा सम्मेलनों के अंतर्गत दायित्वों से अलग करके नहीं देखा जा सकता। 12वां प्रश्न है अब आपका, इससे उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्वधारणाएं बनाई गई हैं। पहला है यहाँ पर, जैव प्रौद्योगिकी नियमन एक विकासशील प्रक्रिया है। सेकंड, जैव प्रौद्योगिकी नियमन के विषय में नीति निर्णय के लिए लोगों की भागीदारी की आवश्यकता है। थर्ड है, जैव प्रौद्योगिकी नियमन के निर्णयन में सामाजिक आर्थिक पहलुओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। अगला है, जैव प्रौद्योगिकी नियमन में राजनीतिक कार्यपालिका का व्यापक रूप में शामिल होना देश की व्यापार नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को निपटाने की प्रभावता में सुधार लाता है। देखिए यहाँ पर कहीं भी पूरे पैराग्राफ में राजनीतिक कार्यपालिका की बात नहीं की गई है, तो आपका चौथा वाला ऑप्शन तो अपने आप निकल गया। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पर जैव प्रौद्योगिकी के सामाजिक आर्थिक पहलुओं की बात कही गई है पैराग्राफ में। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जैव प्रौद्योगिकी के जो सामाजिक आर्थिक पहलू हैं इनका यहाँ पर ये बात यहाँ पर बोली गई है। ठीक है, यानी कि ये जो लाइन ये बोली गई है, सामाजिक आर्थिक प्रभाव सम्मिलित हैं, ये लाइन यही पहलुओं को दर्शा रही है। तो यहाँ पर आपका ये वाला जो ऑप्शन है, थर्ड वाला जो है यहाँ पर ये सही हो जाएगा।
सेकंड है कि जैव प्रौद्योगिकी नियमन के विषय में नीति निर्णय के लिए लोगों की भागीदारी की आवश्यकता है। लोगों की भागीदारी की आवश्यकता के बारे में भी पैराग्राफ में कहीं भी नहीं बोला गया है, तो आपका ये सेकंड ऑप्शन भी निकल जाएगा। केवल पहला वाला सही है। यहाँ पर जैव प्रौद्योगिकी नियमन एक विकासशील प्रक्रिया है, यानी एक रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है बल्कि एक विकासशील प्रक्रिया है। तो यहाँ पर आपका केवल 1 और 3 कथन सही हो जाएगा, तो आंसर होगा आपका बी, केवल 1 और 3। 13वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिच्छेद के मर्म को श्रेष्ठ रूप से अंतर्निहित करता है? पहला है जीएम फसलों के विकास पर वर्तमान विमर्श में सतर्कता सिद्धांत को महत्व नहीं दिया गया है। अगला है वर्तमान में जलवायु परिवर्तन प्रशमन और अनुकूलन क्रियाविधियों में जैव प्रौद्योगिकियों का उपयोग नहीं किया जाता है। अगला है जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका जीएम फसलों के विकास के लिए आज की प्राथमिकता तक सीमित नहीं है। अगला है जैव प्रौद्योगिकी के नकारात्मक परिणाम ठीक ढंग से नहीं समझे गए हैं। देखिए यहाँ पर जो परिच्छेद है, परिच्छेद जलवायु परिवर्तन के प्रशमन और अनुकूलन में जैव प्रौद्योगिकी की जो भूमिका है इसके बारे में बात करता है। जो आनुवांशिकता, जो अभिरचित फसलें हैं, इनके विकास की आज की प्राथमिकता से परे है। ये बात यहाँ पर इस पैराग्राफ में ये बात बोली गई है। तो यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन जो है वो ज़्यादा सटीक है कि जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका जीएम फसलों के विकास के लिए आज की प्राथमिकता तक सीमित नहीं है। तो यहाँ पर 13वें का आंसर होगा आपका सी वाला। 11वां परिच्छेद है अब औद्योगिक सेक्टर को मिलने वाले बैंक ऋण में संकुचन प्रारंभ हो गया है। इसमें कमी गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि ऋण का प्रसार निवेश को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक है। समस्या के उद्गम पिछले 25 वर्षों के अपूर्ण सुधारों में निहित हैं। 1991 के सुधारों के उपरांत बैंकों के लिए समाधान निगम की स्थापना का एक संस्थागत परिवर्तन होना चाहिए था। तेजी और मंदी वाली एक बाजार अर्थव्यवस्था में बैंकों को स्थापित करने एवं उन्हें असफल होने की अनुमति होनी चाहिए। आज हम बैंकों को बंद नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें बंद करने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। कमजोर, हानि में रहने वाले बैंकों को निरंतर अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। 14वां प्रश्न है अब आपका, इससे उपयुक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तार्किक और तर्कसंगत निष्कर्ष निकाला जा सकता है? पहला है भारतीय बैंकिंग व्यवस्था देश की आर्थिक विकास में मदद नहीं कर पा रही है। सेकंड, 1991 में प्रारंभ किए गए आर्थिक सुधारों ने अर्थव्यवस्था के अपेक्षित स्तर तक सुधार में सहायता नहीं की है। अगला है भारत में बैंकों की असफलता से निपटने के लिए संस्थागत प्रक्रिया नहीं है। अगला है औद्योगिक सेक्टर में विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देना उस सेक्टर के बैंक ऋण के ऊपर निर्भरता का एक अच्छा विकल्प है। देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए तो परिच्छेद जो है ये बैंक ऋण में हो रहे संकुचन और निवेश पर इसके प्रभाव के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका जो है गलत हो जाएगा, यानी परिच्छेद से हम बैंकिंग व्यवस्था की देश के आर्थिक विकास में सटीक भूमिका के बारे में निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन जो है इसके आधार पर ये गलत हो जाएगा। दूसरा वाला ऑप्शन अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे परिच्छेद 1991 के आर्थिक सुधारों की अर्थव्यवस्था को सुधारने में भूमिका के बारे में ये बात नहीं करता है। ये यहाँ पर फोकस क्या है? यहाँ पर फोकस ये दिया जा रहा है कि बैंक ऋण में हो रहे संकुचन और निवेश पर इसके प्रभाव और इसके बारे में जो समस्या का उद्भव हो रहा है उसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है कि भारत में बैंकों की असफलता से निपटने के लिए संस्थागत प्रक्रिया नहीं है। यानी 1991 के सुधार तो हमने किए, लेकिन यहाँ पर जो संस्थागत परिवर्तन की बात हो रही थी वो स्थापित हम यहाँ पर नहीं कर पाए, यानी समाधान निगम की स्थापना हम नहीं कर पाए। तो यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन सही है। डी है औद्योगिक सेक्टर में विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देना उस सेक्टर के बैंक ऋण के ऊपर निर्भरता का एक अच्छा विकल्प है। देखिए यहाँ पर विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देने की बात भी यहाँ पर पैराग्राफ में कहीं नहीं की गई है। तो यहाँ पर 14वें का आंसर होगा आपका सी वाला। 12वां परिच्छेद है अब आपका, भारत में सौर ऊर्जा की विशाल संभावना है। हम सभी यह अनुभव करते हैं कि हमें अपनी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए फॉसिल ईंधनों यानी कि जीवाश्म ईंधनों को जलाना रोकना होगा, परंतु कुछ नवीकरणीय संसाधन वांछित उत्पादन स्तर को प्राप्त करने के लिए अभी भी अपने लागत वक्रों एवं प्रवीणता वक्रों से गुजर रहे हैं। भारत सरकार 2030 तक उत्सर्जन को 33% कम करने के लिए अपने लक्ष्य से दृढ़ रूप से प्रतिबद्ध है तथा उस दिशा में उसने गैर कर आधारित अर्थव्यवस्था को एक
सशक्त प्रोत्साहन दिया है और नवीकरणीय ऊर्जा में भारी निवेश भी किया है, परंतु व्यापारी घराने ऐसे समय में जब तकनीक अभी तक तैयार नहीं है, नवीकरणीय ऊर्जा में भारी निवेश करने में हिचकिचा रहे हैं। 15वां प्रश्न है अब आपका यहाँ पर, उपयुक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तार्किक और तर्कसंगत निष्कर्ष निकाला जा सकता है। पहला है यहाँ पर, उत्सर्जन को 33% घटाने की भारत की प्रतिबद्धता को प्राप्त करना असंभाव्य है। सेकंड है यहाँ पर, भारत को नवीकरणीय संसाधनों में निवेश करने की बजाय गैस का आयात करना चाहिए। अगला है, नवीकरणीय संसाधनों को बहुत जल्दी बाजार में लाना महंगा हो सकता है। अगला है, भारत को प्राकृतिक गैस की खोज में अधिक प्रयत्न करना चाहिए। देखिए यहाँ पर पहली बात तो ये जान लीजिए कि भारत सरकार की जो 2030 तक अपने उत्सर्जन को 33% कम करने का जो लक्ष्य है, इसके प्रति जो दृढ़ प्रतिबद्धता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये दृढ़ प्रतिबद्धता गैस आधारित अर्थव्यवस्था का सशक्त प्रोत्साहन, नवीकरणीय ऊर्जा में भारी निवेश, इन सबको करने के उपरांत ये सारा कर रही है, तो ये असंभाव्य नहीं है भाई, सरकार इसके लिए प्रयासरत है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। सेकंड है, भारत को नवीकरणीय संसाधनों में निवेश करने की बजाय गैस का आयात करना चाहिए। देखिए ये कोई विकल्प नहीं है, भारत वो सारे उपाय अपना रहा है जिसके जरिए उत्सर्जन को कम से कम किया जा सके और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों पर जो कहीं ना कहीं उनका विकास किया जा सके। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि पैराग्राफ में कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल कही गई है कि नवीकरणीय संसाधनों को बहुत जल्दी बाजार में लाना महंगा हो सकता है, क्योंकि कुछ जो औद्योगिक घराने हैं इनको एक्सेप्ट करने में तैयार नहीं हो रहे हैं, इनको लगाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। तो ये बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन जो है 15वें का, ये ज़्यादा सही है, डी वाला भी नहीं है, यहाँ पर सी वाला सही है। तो आंसर होगा 15वें का सी। 16वां आपका प्रश्न है अब आपका, उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। पूछा गया है कौन सी पूर्व धारणाएं यहाँ पर वैध हैं। पहला है, सरकार प्राय ऐसी तकनीक पर अक्षम एवं महंगी आर्थिक सहायता देती है जो निकट भविष्य के लिए तैयार नहीं हो सकती। सेकंड, 2030 तक उत्सर्जन में 33% कटौती की भारत की प्रतिबद्धता गैस आधारित अर्थव्यवस्था पर निर्भर होगी। देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो पहला वाला निष्कर्ष बिल्कुल वैध नहीं है, यानी सरकार यहाँ पर कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि सरकार ऐसी तकनीक पर सहायता देती है जो निकट भविष्य में बहुत ज़्यादा महंगी होती है, ठीक है, और निकट भविष्य के लिए तैयार नहीं हो सकती। ये बात यहाँ पर गलत है, इस तरह की बात पैराग्राफ में कहीं भी नहीं कही गई है। अगर हम सेकंड वाला आपकी जो पूर्व धारणा है इसको अगर हम देखें तो सरकार केवल गैस आधारित अर्थव्यवस्था पर निर्भर नहीं होगी, बल्कि जो भी नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन हैं उन सब पर फोकस कर रही है। तो यहाँ पर सेकंड वाला भी गलत हो जाएगा, क्योंकि परिच्छेद जो है वो सरकार द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा पर किए गए भारी निवेश का उल्लेख करता है और निम्न से मध्यम स्तर के जो निजी निवेश हैं इनकी भी यहाँ पर आशा करता है। उस हिसाब से आपका सेकंड वाला भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपकी दोनों ही पूर्व धारणाएं गलत हैं, तो आंसर होगा आपका डी, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा। 13वां परिच्छेद है अब आपका जीनोम संपादन, यानी कि जीनोम संपादन जो है जीनोम रूपांतरण से भिन्न है। जीनोम संपादन विशेष रूप से पादप जीनोम के उस भाग का पता लगाने से संबंधित है जिसको परिवर्तित किया जा सके और जिससे रोग की भेद्यता कम की जा सके या कुछ शाकनाशियों के विरुद्ध प्रतिरोधी बनाया जा सके या उत्पादकता बढ़ाई जा सके। शोधकर्ता जीनोम का विच्छेदन करने के लिए आणविक कैंची का उपयोग करते हैं और इसकी मरम्मत करते हैं, जो कि पादपों में होने वाली वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जो पादप रोगों के आक्रमण के अधीन होने पर नए उत्परिवर्तनों को उत्पन्न कर सकती है, जो कि उस पादप को भविष्य में होने वाले आक्रमणों से बचे रहने में सक्षम बनाता है। अब जबकि प्रयोगशालाओं में पादप जीनोम का विस्तार से परीक्षण करना संभव है और संगत जीनों को सुस्पष्ट रूप से परिवर्तित करने की क्रियाविधि का सृजन किया जा सकता है, इस विकास प्रक्रिया में प्रभावी रूप से तेजी लाई जा सकती है। देखिए यहाँ पर ये पूरा जो पैराग्राफ है आपका जीनोम से संबंधित है। जीनोम का मतलब आप जानते हो जो डीएनए आरएनए होता है, जैसे मनुष्यों में होता है, ठीक इसी तरह से पौधों में भी होता है। तो वहाँ पर उनके जीनोम रूपांतरण की, जीनोम मॉडिफिकेशन की बात चल रही है। अगर हम जीनोम की कोडिंग कर रहे हैं, जीनोम को अगर हम समझ सकें तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे रोगों के प्रति उनको भेद्य बना सकते हैं, यानी उनमें बहुत सारे रोगों के प्रति हम कहीं ना कहीं एक प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित कर सकते हैं। ये बात यहाँ पर बोली जा रही है। 17वां प्रश्न है आपका, उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। यहाँ पे पूछा गया है कौन सी पूर्व धारणा आपकी वैध है। पहला है, जीनोम संपादन में एक पादप से दूसरे पर जीनों के स्थानांतरण की आवश्यकता नहीं है।
सेकंड, जीनोम संपादन द्वारा चुने हुए जीनों को सही रूप में एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जिससे पौधों को पर्यावरण तत्वों के साथ अनुकूलित होने में सहायता मिलती है। देखिए यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। परिच्छेद जो है वो जीनोम संपादन को पादप जीनोम के उस भाग का पता लगाने और परिवर्तन किए जाने के द्वारा परिभाषित करता है, जिससे रोगों की जो भेद्यता है ये कम की जा सके या फिर कुछ शाकनाशियों के विरुद्ध प्रतिरोधी बनाया जा सके या फिर उनकी उत्पादकता बढ़ाई जा सके। तो इस हिसाब से आपका पहला वाला जो कथन है, ये पहला वाला जो पूर्व धारणा है सही हो जाएगी। और सेकंड वाली भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। सेकंड वाली में ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कही गई है कि अगर हम जीनोम संपादन कर दें तो इससे क्या होगा, इसके द्वारा चुने हुए जीनों को सही रूप में एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है और पौधों को इनके पर्यावरण तत्वों के साथ अनुकूलित होने में भी इससे सहायता मिलती है। तो यहाँ पर आपकी दोनों ही पूर्व धारणाएं यहाँ पर सही हैं। तो आंसर होगा आपका सी, यानी 1 और 2 दोनों। 14वां परिच्छेद है अब आपका, बहुत से लोग ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं स्वास्थ्य का संबंध ठोस कचरे के उपेक्षित ढेर के परिणाम के रूप में समझते हैं, जो मक्खियों और कीड़े मकोड़ों का घर बनते हैं। किंतु एक दूसरा पक्ष भी है जिसे सही रूप में समझा नहीं जाता कि क्या परिणाम होता है जब अवैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के साथ ही जल निकास व्यवस्था खराब होती है और असंसाधित मल जल को बारिश के पानी को ले जाने वाले नालों में छोड़ दिया जाता है। उसका परिणाम होता है नालों का अवरुद्ध हो जाना, जिसमें रुका हुआ पानी भरा रहता है, मच्छर पैदा होते हैं तथा जल जनित रोग फैलते हैं। 18वां प्रश्न है अब आपका इससे, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिच्छेद के क्रांतिक संदेश का सर्वोत्तम प्रेषण करता है। पहला है, भारत में जल निकासी तंत्र बारिश के पानी एवं मल जल के लिए अलग अलग नहीं है। सेकंड है, शहरी स्थानीय निकायों के पास अपशिष्ट प्रबंधन की समस्याओं से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन एवं विधायी शक्तियां नहीं हैं। अगला है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को जल निकासी और मल जल निकासी तंत्र के अनुरक्षण के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। डी है, हमारी नगरपालिकाओं द्वारा ठोस अपशिष्ट एवं मल जल प्रणालियों का खराब प्रबंधन हमारे शहरों में पेयजल की कमी के लिए जिम्मेदार है। देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए पहले वाले विकल्प की, पहले वाले जो दिया हुआ है यहाँ पर क्रांतिक संदेश, उसकी बात करें तो परिच्छेद बारिश के पानी और मल जल के लिए अलग अलग जल निकासी तंत्र की आवश्यकता की बात यहाँ पर नहीं कर रहा है, तो आपका पहला वाला तो गलत हो जाएगा। दूसरे वाले परिच्छेद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसी प्रकार के यहाँ पर जो विधायी शक्तियों के बारे में भी बात यहाँ पर नहीं हो रही है, तो यहाँ पर सेकंड वाला परिच्छेद है वो भी निकल जाएगा, सेकंड वाला स्टेटमेंट भी निकल जाएगा। डी वाला भी स्टेटमेंट इसी प्रकार का है कि भाई नगर पालिकाएं जो हैं सही से प्रबंधन नहीं कर रही हैं। देखिए नगर पालिकाओं पर भी बात यहाँ पर केंद्रित नहीं की गई है, ना ही यहाँ पर ये कहा गया है कि भाई नगर पालिका अपना काम सही से नहीं कर रहा है, अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा रहा है, ये बात भी यहाँ पर नहीं कही गई है। यहाँ पर आपका सी वाला कथन बिल्कुल सही है कि परिच्छेद में हमारा जो फोकस है वो कचरे के अपेक्षित ढेर से हटाकर अवैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और असंसाधित मल जल को नाले में छोड़े जाने की तरफ ले जाना चाहता है। और इसके अनुसार यहाँ पर ये वाली जो बताई गई है तरीका कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को जल निकासी और मल जल निकासी तंत्र के अनुरक्षण के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए, जिससे कि हमारी समस्या का समाधान हो सके। तो यहाँ 18वें का आंसर होगा आपका सी वाला। अब देखिए 15वां परिच्छेद है, ये तो बहुत सिंपल है, आपने पढ़ा होगा, कई बार पढ़ा है ये वाला। संविधान के भाग 3 में जो जनसाधारण को कुछ मौलिक अधिकारों के प्रति आश्वस्त करता है, अनुच्छेद 25 उद्घोषणा करता है कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। लेकिन जिस बात पर लोग प्राय ध्यान नहीं देते हैं वह है इस उद्घोषणा का इन शब्दों वाला उपसर्ग लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए यह उपसर्ग किसी समुदाय के धार्मिक आचरण के वैधानिक संरक्षण की पूर्व शर्तें निर्धारित करता है। अनुच्छेद 25 की इस प्रारंभिक शर्त के अंतिम शब्द वस्तुतः एक अधीनस्थ खंड की संरचना करते हैं, जिसके अनुसार भाग 3 में वर्णित अन्य मौलिक अधिकारों को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में ऊपर प्रधानता मिलती है। उन अन्य मौलिक अधिकारों में विधि के समक्ष समता का अधिकार और स्वयं बुद्धियों के भी समान संरक्षण का अधिकार है, जिनका प्रारंभ में ही आश्वासन है, तथा बाद के अनुच्छेदों में इस अर्थ के साथ विस्तार है कि अन्य बातों के साथ राज्य किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को केवल धर्म के आधार पर विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। देखिए इसके बारे में अगर आपको थोड़ा सा अगर याद है
तो ये बड़ा आसान हो जाएगा। अमेरिका से डिफर है, यानी हमारे यहाँ अगर आप व्यवस्था देखें तो हमारे यहाँ जो धर्म की व्यवस्था है या धर्म को मानने वाला जो आचरण का उपबंध जो दिया गया है वो अमेरिका के संविधान से डिफर है। यानी कि हमने यहाँ पर उसके मौलिक अधिकार में ये अधिकार तो दिया है कि आप अपना अंतःकरण की स्वतंत्रता है आपको, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर हम क्या है, हम वहाँ पर हमने राज्य की भूमिका उसके ऊपर रखी है। यानी मान लीजिए कुछ ऐसे आपके रीति रिवाज हैं जिससे समाज में एक नेगेटिव संदेश जा रहा है, जिससे समाज में क्या है एक नकारात्मक रवैया देखने को मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ संविधान उस पर कार्रवाई करता है। आपने देखा भी है, कई बार की भी है, सती प्रथा हुई, बहुत सारी और रिवाजें हुई जो कि वैसे तो धर्म में आ जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राज्य इनको गलत मानता है। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में आपको अपना अगर आप धर्म मान रहे हैं तो धर्म में राज्य किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। जबकि हमारे यहाँ क्या है, हमने धर्म की स्वतंत्रता तो दी है, लेकिन राज्य के भीतर यानी कि सरकार के दायरे में, संविधान के दायरे में रहते हुए। यानी मान लीजिए कोई कुछ ऐसे रीति रिवाज हैं जो वास्तविकता ये है कि संविधान को बिल्कुल पलट रहे हैं या फिर लोगों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, तो हम उन पर प्रतिबंध भी लगा सकते हैं, जैसा कि इस आर्टिकल से आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो 19वां प्रश्न है अब आपका यहाँ पर, उपर्युक्त परिच्छेद का सर्वाधिक तार्किक निष्कर्ष क्या है? राज्य नागरिकों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। सेकंड, संविधान में दी गई धार्मिक स्वतंत्रता में राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। अगला है यहाँ पर, नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता मौलिक अधिकारों के दायरे में नहीं आती। अगला है, किसी भी समुदाय के धार्मिक आचरण राज्य के कानूनों से प्रतिरक्षित हैं। देखिए यहाँ पर बी वाला, जैसा कि मैंने आपसे स्पष्ट कर दिया कि संविधान में दी गई धार्मिक स्वतंत्रता में राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। मान लीजिए कोई, यानी मान लीजिए आपकी धार्मिक स्वतंत्रता कुछ इस प्रकार की है जिससे कि लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, या फिर जिससे कह सकते हैं किसी व्यक्ति को हानि पहुंच रही हो, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं राज्य यहाँ पर हस्तक्षेप कर सकता है। तो यहाँ पर आपका 19वें का आंसर होगा आपका बी वाला। 16वां आपका परिच्छेद है, स्पेनिश जहाज 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पहली बार दक्षिण अमेरिका से आलू कंद यूरोप लाए, जिससे कि प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में है विशेषकर ठंडे आयरलैंड की वर्षा से तर भूमि में धान्य फसलों का विश्वसनीय पूर्तिकर हो गया। आयरलैंड वासी शीघ्र ही लगभग पूर्णतः प्रधान खाद्य के रूप में आलू पर निर्भर हो गए, और वे मुख्य रूप से उसकी एक बृहदाकार किस्म लंपर आलू को उगाने लगे, जिसकी आनुवांशिक भंगुरता को एक कवक फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस ने आने वाले समय में निर्ममता से अनावृत कर दिया। 1845 में इस घातक कवक के बीजाणुओं ने समूचे देश में फैलना आरंभ कर दिया और अपने पथ में आने वाले लगभग सभी लंपरों को नष्ट कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप हुए अकाल ने कई मिलियन लोगों को मार दिया या विस्थापित किया। तो 20वां प्रश्न है अब आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिच्छेद के क्रांतिक संदेश का सर्वोत्तम प्रेषण करता है? पहला है यहाँ पर, किसी विदेशी पादप को किसी देश में समाविष्ट करने के लिए उस देश की भूमि और जलवायु दशाएं उपयुक्त होनी चाहिए। सेकंड, किसी देश के प्रधान खाद्य के रूप में आलू जैसी कंद वाली फसलें धान्य फसलों का स्थान नहीं ले सकती। अगला है, पादपों के कुछ कवक संक्रमणों को बड़े क्षेत्रों में फैलने से बाधित किया या रोका नहीं जा सकता। अगला है, किसी समांगी खाद्य स्रोत पर निर्भर होना वांछनीय नहीं है। देखिए यही वाला बिल्कुल सही है, यानी कि हम पूरे देश में कोई अगर एक फसल उगाते हैं और मान लीजिए कोई बीमारी आ जाए जिससे वो पूरी फसल ही नष्ट हो जाए, तो क्या होगा, देश में खाद्य संकट उत्पन्न हो जाएगा। और आयरलैंड में भी यही हुआ। आयरलैंड में उन्होंने क्या किया कि अपने यहाँ धान उगाते थे, लेकिन जब आलू की फसल उन्हें मिल गई, सस्ती फसल पड़ रही थी, तो सब लोग आलू उगाने लगे और एक स्थिति ऐसी आई, एक बीमारी फैली जिससे आलू की फसल नष्ट हो गई, तो लोग वहाँ पर भूखे मरने पर कगार होने लगे। तो हमें यहाँ इससे ये शिक्षा मिलती है कि किसी समांगी खाद्य स्रोत पर निर्भर होना वांछनीय नहीं है। तो 20वें का आंसर होगा आपका डी वाला। 17वां परिच्छेद है अब आपका, भारत सबसे तीव्र विकसित होने वाली वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, फिर भी यह विश्व में सबसे अधिक कुपोषित बच्चों का घर है। ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां कुपोषण अपवाद नहीं अपितु सामान्य है, और सारे देश में हर वर्ष अपना 5वां जन्मदिन मनाने से पूर्व मरने वाले 1.3 मिलियन बच्चों में से लगभग आधे बच्चों की मृत्यु का कारण कुपोषण है। वे बच्चे जो जीवित रह जाते हैं स्थायी रूप से उस क्षति से ग्रसित रहते हैं जो उनके शरीर और मन में उपयुक्त खाद्यों एवं पोषकों के पर्याप्त मात्रा में न मिलने से ही हो चुकी होती है। 5 वर्ष से कम आयु के लगभग 44 मिलियन बच्चे अविकसित हैं। इससे उनको विद्यालय में सीखने और वयस्क होने पर जीविका कमाने में कठिनाई होती है। उनकी जीवनकालीन उपार्जन क्षमता उनके स्वास्थ्य समकक्षों से लगभग
1/4 कम होती है। 21वां प्रश्न है अब आपका इससे, उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तर्कसंगत एवं व्यावहारिक निहितार्थ है। पहला है, भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को केंद्र सरकार द्वारा मॉनिटर किया जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर पीडीएस प्रणाली के बारे में बात नहीं हो रही है, तो आपका पहला ऑप्शन तो अपने आप निकल गया। बालिकाओं को विवाह एवं प्रथम गर्भ विलंबित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यहाँ पर कहीं भी विवाह और प्रथम गर्भ को विलंबित करने की बात भी नहीं हो रही है, तो सेकंड ऑप्शन भी निकल गया। अगला है यहाँ पर, जन्म के तुरंत बाद नवजात को स्तनपान कराने हेतु माताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला है, सभी के लिए सुरक्षित पेयजल एवं उपयुक्त स्वच्छता सुविधाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। 5वां है, प्राधिकारियों को यथा निर्धारित टीकाकरण सुनिश्चित करना चाहिए। देखिए आपने देखा होगा आपका पैराग्राफ का जो मुख्य फोकस है वो कुपोषण है, कुपोषण और इससे जुड़ी हुई मौतें हैं। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि जन्म के तुरंत बाद नवजात को स्तनपान कराया जाए, तो इसके लिए माताओं को प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, तो पहला एक तो ये तरीका है सबसे कारगर तरीका। कहीं भी यहाँ पर आप देखेंगे पैराग्राफ में ना तो सुरक्षित पेयजल की बात हो रही है, ना ही स्वच्छता सुविधाओं की बात हो रही है, क्योंकि ये पूरा फोकस किस पर किया गया है, कुपोषण और इससे जुड़ी हुई मौतों पर किया गया है। चौथा ऑप्शन भी नहीं होगा। इसके अलावा टीकाकरण भी एक उपाय है, टीकाकरण के द्वारा भी आप क्या कर सकते हैं, कुपोषण को कम कर सकते हैं। तो यहाँ प्राधिकारियों को यथा निर्धारित टीकाकरण सुनिश्चित करना चाहिए। तो यहाँ पर तीसरा 5वां ऑप्शन सही है, तो आंसर होगा आपका डी, केवल 3 और 5। 18वां परिच्छेद है अब आपका, दलहन की प्रजाति पूसा अरहर सोलह को पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के धान उगाने वाले क्षेत्रों और अंततः संपूर्ण भारत में उगाए जा सकने की संभावना है। उसकी उत्पादकता लगभग 2000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपलब्ध प्रजातियों की तुलना में महत्वपूर्ण रूप से अधिक होगी, और चूंकि उसके आकार में एकरूपता होगी, उसकी कटाई मशीनों से भी संभव होगी एवं उत्तरी भारत के उन कृषकों जो आजकल इस तकनीक का प्रयोग धान के लिए करते हैं के लिए एक आकर्षक विशेषता होगी। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अरहर का पुआल धान के पुआल के विपरीत हरा होता है और उसे मृदा में वापस जोता जा सकता है। धान के पुआल में परेशानी यह है कि सेल खड़ी की मात्रा अधिक होती है जो आसानी से उसका अपघटन नहीं होने देती। अरहर में कंबाइन कटाई के बाद भी कृषक को बचे हुए पुआल को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए केवल रोटावेटर चलाने की आवश्यकता होती है, जिन्हें वापस जोता जा सकता है और जो बहुत तेजी से अपघटित हो जाते हैं। यह कार्य धान के बचे हुए डंठलों के साथ कठिन है, जिन्हें आसानी से निकाला या वापस नहीं जोता जा सकता। इसलिए कृषक साधारणतः इसे जलाने का आसान रास्ता चुनते हैं। देखिए यहाँ पर पराली जलाने वाला जो आपने मामला सुना होगा, अक्सर चर्चाओं में रहता है, उसके विकल्प के बारे में बात की गई है कि भाई मान लीजिए हम लोग जो धान की फसल उगा रहे हैं, धान की फसल में दिक्कत ये है कि धान का जो बची हुई डंठल है उसको वो गलता नहीं है, और न गल पाने की वजह से क्या होता है, किसान उसको आसानी से जलाने का रास्ता चुनते हैं। अब जलाने से दिक्कत ये आती है कि पर्यावरण में तो धुआं जाता है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा कार्बन छा जाता है, बहुत सारी उससे दिक्कतें होती हैं। तो सरकार कहीं ना कहीं इस पर प्रतिबंध लगा रही है। सरकार प्रयास ये कर रही है कि ऐसे तरीके दिए जाएं, ऐसे विकल्प अपनाए जाएं जिससे पराली ज़्यादा हो ही ना। तो यहाँ पर एक पूसा अरहर सोलह नाम का एक ये भी है, यानी कि यहाँ पर एक दलहनी फसल का बढ़ावा देने की यहाँ पे बात हो रही है कि अगर ये फसल उगाई जाएगी तो इससे हमें क्या क्या लाभ मिलेंगे, हमारे सामने जो पराली वाली समस्या है वो उससे हम कैसे निपट पाएंगे, ये सारी बात यहाँ पर पैराग्राफ में बताई गई है। तो आपका 22वां प्रश्न है अब आपका इससे, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे सर्वाधिक तर्कसंगत निष्कर्ष हैं जो उपर्युक्त परिच्छेद से निकाले जा सकते हैं। पहला है, धान की तुलना में दलहन उगाने से कृषकों की आय अधिक होगी। देखिए यहाँ पर कहीं भी कृषकों की आय की बात नहीं हो रही है, इनकम की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन तो अपने आप निकल गया। जो चीज़ पैराग्राफ में नहीं है उसको हमें निकाल देनी है, ध्यान देना है ये आपको। सेकंड है, दलहन उगाना धान उगाने की तुलना में कम प्रदूषण उत्पन्न करता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर पैराग्राफ अगर आप देखेंगे तो पैराग्राफ में इसका लाभ बताया गया है कि भाई धान की अपेक्षा अगर दलहन की फसल हम उगाते हैं तो इससे हमें क्या क्या लाभ मिलेंगे, तो ये बात यहाँ पे बताई गई। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। थर्ड है, दलहन के पुआल का प्रयोग मृदा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए किया जा सकता है। हाँ, क्योंकि दलहन का जो पुआल है वो आसानी से अपघटित हो जाता है, जबकि धान का पुआल जो है आसानी से अपघटित नहीं होता है और मजबूरी में किसानों को क्या करना पड़ता है, उसको जलाना पड़ता है। तो यहाँ पर थर्ड वाला सही है। अगला है, उत्तरी भारत की कृषि के संदर्भ में धान के पुआल की कोई उपयोगिता नहीं है। देखिए यहाँ पर धान के पुआल की उपयोगिता के बारे में बात नहीं हो रही है, ठीक है, इसके बारे में उपयोगिता के बारे में बात नहीं हो रही है, बल्कि धान की फसल के ऊपर अगर हम दलहन की उगाएं तो उसके क्या फायदे हैं, ये बात यहाँ पर बताई गई है। मशीनीकृत खेती
ठूंठ जलाने का प्रमुख कारक है, ये गलत है। मशीनीकृत खेती ठूंठ जलाने का प्रमुख कारक नहीं है। तो यहाँ पर आपका अगर आप देखेंगे तो आपका दूसरा तीसरा कथन सही है, तो आंसर है आपका सी, केवल 2 और 3। 19वां परिच्छेद है अब आपका, भारत में प्राधिकारी मानसून ऋतु में जलाशयों में अधिकतम जल संचय करने की कोशिश करते हैं, जिसे गर्मी के महीनों में सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मानसून ऋतु आने के समय जलाशय में जल को एक निश्चित स्तर से नीचे बनाए रखना एक अंतर्राष्ट्रीय रूप में स्वीकार्य प्रथा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब मानसून की वर्षा होती है तो अतिरिक्त वर्षा जल के संचयन के लिए जगह हो तथा जल को नियंत्रित रूप में छोड़ा भी जा सके, परंतु प्राधिकारी मानसून के समाप्त होने से पहले ही जलाशयों में अधिक से अधिक जल संचय कर लेते हैं, जिससे अधिक विद्युत उत्पादन एवं सिंचाई सुनिश्चित की जा सके। 23वां प्रश्न है अब आपका यहाँ पर, उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। तो यहाँ पूछा गया है कौन सी पूर्व धारणा वैध है। पहला है यहाँ पर, जलाशयों में अधिकतम जल संचयन में होने वाले भारी जोखिम जल शक्ति परियोजनाओं पर हमारी अत्यधिक निर्भरता के कारण है। देखिए ये वाला नहीं है, यानी अगर आप पैराग्राफ में देखें तो पैराग्राफ में ये वाली पंक्ति नहीं बोली गई है कि जलाशयों में अधिकतम जल संचयन में होने वाली जो भारी जोखिम है ये हमारी अत्यधिक निर्भरता के कारण है जो जल शक्ति परियोजनाओं पर, ये गलत है। सेकंड यहाँ पर है आपका कि बांधों की संग्रहण क्षमता का मानसून ऋतु के पूर्व अथवा दौरान पूर्ण उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल सही है। यानी आप पैराग्राफ को अगर देखें तो परिच्छेद की जो दूसरी और अंतिम पंक्ति है इससे यह स्पष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला जो पूर्व धारणा है ये सही है। अगला है, भारत में बाढ़ नियंत्रण के लिए बांधों की भूमिका को कम करके आंका गया है। देखिए यहाँ पर बाढ़ नियंत्रण में बांधों की भूमिका के बारे में चर्चा यहाँ पर नहीं हो रही है, तो यहाँ पर थर्ड वाला कथन भी आपका निकल गया, केवल सेकंड वाला सही है। तो आंसर है आपका बी, केवल सेकंड। अगला परिच्छेद है यानी परिच्छेद 20वां है अब आपका, भारत में आर्थिक उदारीकरण का स्वरूप अधिकतर सरकार की आर्थिक समस्याओं से तय हुआ था, न कि जनता की आर्थिक प्राथमिकताओं से अथवा दीर्घकालीन विकास के उद्देश्यों से। अतः संकल्पना एवं रूपरेखा की सीमाएं थीं जो बाद में अनुभव से पुष्ट हुई। आर्थिक उदारीकरण के प्रारंभ से रोजगार विहीन वृद्धि, सतत गरीबी और बढ़ती असमानता समस्याओं से रूप में उभरी हैं, और इन सभी वर्षों के बाद में 4 मौन संकट अर्थव्यवस्था के सम्मुख खड़े हुए हैं। कृषि, अधोसंरचना, औद्योगिकरण एवं शिक्षा तो देश के भावी परिदृश्य में बंधन कारक है। यदि आर्थिक वृद्धि को बनाए रखना है और उसे सार्थक विकास में रूपांतरित करना है तो इन समस्याओं का निराकरण होना ही चाहिए। 24वां प्रश्न है अब आपका यहाँ पर, इस परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तर्कसंगत और तार्किक निष्कर्ष निकाला जा सकता है। विकास की तलाश में यह अनिवार्य है कि राज्य की आर्थिक भूमिका पर पुनर्विचार किया जाए एवं उसे पुनर्परिभाषित किया जाए। सेकंड, भारत ने अपने सामाजिक क्षेत्रों में ना तो नीतियों का प्रभावी निष्पादन किया है और ना ही उनमें पर्याप्त निवेश किया है। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो परिच्छेद जो है वो भारत में आर्थिक उदारीकरण की संकल्पना और इसकी रूपरेखाओं के बारे में जो 4 संकट हैं, इन संकट के रूप में इसकी अभिव्यक्ति के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर पुनर्परिभाषित यानी राज्य की जो आर्थिक भूमिका है इसको पुनर्परिभाषित करने की या इस पर पुनर्विचार करने की बात यहाँ पर नहीं कही गई है, तो पहला वाला गलत हो जाएगा। ना ही यहाँ पर ये बताया गया है कि भारत ने अपने सामाजिक क्षेत्रों में नीतियों का प्रभावी निष्पादन किया है और ना ही पर्याप्त निवेश किया गया, ये भी बात यहाँ पर निकल कर नहीं आ रही है। यहाँ पर आपका दोनों ही आपके विकल्प गलत हो जाएंगे, तो आंसर होगा आपका डी, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा। 25वां प्रश्न है अब आपका, इससे उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। कौन कौन सी बनाई गई हैं। पहला है, भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से अत्यधिक समेकित करने की आवश्यकता है ताकि रोजगार का बड़ी संख्या में सृजन किया जा सके तथा इसके वृद्धि संवेग को बनाए रखा जा सके। सेकंड, आर्थिक उदारीकरण से बहुत आर्थिक वृद्धि होगी जिससे दीर्घकाल में गरीबी घटेगी और रोजगार का पर्याप्त सृजन होगा। देखिए यहाँ पर जो परिच्छेद आपका आर्थिक उदारीकरण को रोजगार विहीन वृद्धि, सतत गरीबी और बढ़ती असमानता के कारण के रूप में प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर आपकी ये दोनों जो पूर्व धारणाएं दी गई हैं ये फिर इस ऐसे में गलत हो जाएंगी, यानी ये दोनों ही गलत हैं क्योंकि इस तरह की बात आपके परिच्छेद में यहाँ पर नहीं बोली गई है। तो आंसर होगा आपका डी, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और आप लोगों
बिल्कुल अब परेशान ना हो। अब मेरे वीडियो जो है आपको लगातार देखने को मिलेंगे। आप लोगों को जो असुविधा हुई है उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा खेद है, लेकिन मेरे सामने एक स्वास्थ्य का संकट था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं ला पाया। अब आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। सबसे पहले हमारी जो पहले की बची हुई सीरीज हैं जो पेंडिंग में चल रही हैं उनको पहले कंप्लीट किया जाएगा, और आगे की जो रूपरेखा या रणनीति मैं बनाऊंगा उसको आपके सामने मैं रख दूंगा। आपको अगर उसमें कोई संशोधन करवाना है या अपना कोई विचार देना है वहाँ पर कि इसमें सर इस तरह से नहीं, इस तरह से कंटेंट लेकर आइए, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। तो आई होप आप लोग जुड़े रहिए, बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।